हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी के लेक्चर सीरीज़ में। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अभाज्य कोष्ठिका के बारे में जाना था। अभाज्य कोष्ठिका क्या थी? वो न्यूनतम आयतन का एक बहुफलक था जिसके अंदर प्रभावी जालक बिंदुओं की संख्या एक होती है। उसको हमने क्या कहा था? अभाज्य कोष्ठिका कहा था। अब देखो, यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसके अंदर हमने कहा कि अभाज्य कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की जो संख्या है वो एक होती है, और ये चीज़ मैंने आपको नोट लगवा के भी बताई थी। अब आप फिर से इसको नोट लगा के नोट भी कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि अभाज्य कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या हमेशा एक होती है, लेकिन परमाणु अणु या आयनों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अब कैसे हो सकती है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो आपकी एक अभाज्य कोष्ठिका है। उस अभाज्य कोष्ठिका में प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है? परमाणु है। जैसा कि हमने देखा था, अगर आपकी अभाज्य कोष्ठिका है वो घनीय है, तो उस घनीय अभाज्य कोष्ठिका के एक कॉर्नर पे परमाणु रखा हुआ है। उस परमाणु का 1/8 भाग है वही उस अभाज्य कोष्ठिका के अंदर आएगा। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब प्रभावी परमाणु है वो एक हो गया। वो कब था? जब अभाज्य कोष्ठिका के कॉर्नर पे एक परमाणु रखा हुआ है। लेकिन अगर आपका आधार बेसिस, जिसको हमने बोला था, डिस्कस भी किया था हमने, उसमें बेसिस वो था जो परमाणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जिसको हम आकाशीय जालक के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? क्रिस्टल संरचना मिल जाती है। तो बेसिस अगर अपना मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, अगर मोनो एटॉमिक हुआ है तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या एक होगी। अगर पॉली एटॉमिक हुआ, जैसे मान लो जो बेसिस है वो अपना 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब उस अभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक कॉर्नर पर 2 परमाणु रखे हुए हैं। उस केस में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन जालक बिंदु अभी भी एक ही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे जुड़ा हुआ सवाल हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो क्या है? अभाज्य कोष्ठिका में प्रभावी जालक बिंदुओं की संख्या हमेशा एक होती है, लेकिन प्रभावी परमाणुओं की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमने विग्नर-श्मिट कोशिका के बारे में देख लिया था। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन भी हम पहले से देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका में अंतर है वो आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहना चाहिए। इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभाज्य कोष्ठिका है वो न्यूनतम आयतन का बहुफलक होता है, लेकिन एकक कोष्ठिका है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो न्यूनतम आयतन ही हो। लेकिन एकक कोष्ठिका में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है? एकक कोष्ठिका है उसकी संरचना है वो क्रिस्टल के जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि एक दीवार हम बनाते हैं, उस दीवार के अंदर उस दीवार का आकार अपना आयताकार है। अब ईंट उसके अंदर हम लगा रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई अपनी क्या हुई? ईंट हुई। उस ईंट के द्वारा हम 1/1 करके ईंट जोड़ रहे हैं और हमने दीवार बना दी है। अब उस ईंट का आकार भी अपना आयताकार है और दीवार का आकार भी आयताकार है, तो उस ईंट को हम क्या कह सकते हैं? एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। लेकिन क्या उस दीवार को हम उस ईंट से ही बना सकते हैं? किसी और तरीके से नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम उस दीवार को ऐसे छोटे छोटे त्रिभुजाकार टुकड़े हैं उनके द्वारा भी बना सकते हैं। अब हमारी जो छोटी इकाई है जिसके द्वारा दीवार हमने बनाई है वो क्या है? त्रिभुजाकार है। लेकिन क्या उस त्रिभुजाकार टुकड़े को हम एकक कोष्ठिका कह सकते हैं? उसको हम एकक कोष्ठिका नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस दीवार की या फिर क्रिस्टल के जैसी संरचना नहीं है, उसके जैसी सममिति नहीं है, तो हम उसको एकक कोष्ठिका नहीं कहेंगे।
दूसरी चीज़, एकक कोष्टिका में जो परमाणु हैं वो एकक कोष्टिका के कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर पे भी हो सकता है, उसके फलक पे भी हो सकता है, उसके आधार पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या है वो एक या एक से ज़्यादा होगी और जालक बिंदुओं की संख्या भी उसमें एक या एक से ज़्यादा होगी। इसका मतलब एक चीज़ हमारे पास ये क्लियर हो रही है कि प्रत्येक अभाज्य कोष्टिका को हम क्या कह सकते हैं, एकक कोष्टिका कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एकक कोष्टिका को हम अभाज्य कोष्टिका नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभाज्य कोष्टिका में कभी कभार परमाणुओं की संख्या एक से ज़्यादा भी मिल जाती है, लेकिन अभाज्य कोष्टिका में जालक बिंदु हमेशा और हमेशा एक मिलेगा। इसलिए हम अभाज्य कोष्टिका को एकक कोष्टिका कह सकते हैं, लेकिन एकक कोष्टिका को अभाज्य कोष्टिका नहीं कह सकते हैं। नोट लगा के आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक एकक कोष्टिका में एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं, परंतु अभाज्य कोष्टिका में हमेशा एक ही जालक बिंदु होगा। अब हम, जैसे आपको किसी क्रिस्टल दिया गया है, उस क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है, घनत्व। तो घनत्व आप सभी को पता है, घनत्व होता है मास द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसे आपको निकालना है एकक कोष्टिका का घनत्व, तो उस एकक कोष्टिका में कितना द्रव्यमान है और उस एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, तो हमें उसका घनत्व मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे सपोज करो आपने एक एकक कोष्टिका बनाई है, वो घनाकार है, इसका मतलब उसमें आपने क्या रखे हैं? गोले रखे हैं। क्या आप गोले रख के पूरे स्पेस को कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दो गोले जब आपस में टच करेंगे तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा। रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर उस एकक कोष्टिका के आयतन में, अब उसमें कितने गोले एकक कोष्टिका में आए हैं वो हमें देखने हैं। अगर एकक कोष्टिका के कॉर्नर पे एटम हैं, परमाणु हैं, तब तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या एक हो गई, और उस परमाणु के द्रव्यमान से अगर मैं गुणा कर दूं तो एकक कोष्टिका में क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान। उसके अंदर एकक कोष्टिका के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एकक कोष्टिका की सहायता से क्रिस्टल का द्रव्यमान घनत्व है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि रो इज इक्वल टू आपका है एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन। यदि एकक कोष्टिका में n कण हैं, n का मतलब एक भी हो सकता है कण, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, तो प्रत्येक का द्रव्यमान m व अणु भार m है, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू एन अपॉन कैपिटल V, जहाँ कैपिटल V क्या चीज़ है? एकक कोष्टिका का आयतन है, स्मॉल m है परमाणु का द्रव्यमान है, n क्या है? परमाणुओं की संख्या है। लेकिन क्या आपको परमाणु द्रव्यमान दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। इन जनरल आपको अणुभार दिया जाता है। और अणुभार क्या चीज़ होती है? अणुभार है वो होता है एक मोल अणु या परमाणुओं के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार या अणुभार। अगर परमाणु भार की बात आएगी तो इसका मतलब एक मोल परमाणुओं के द्रव्यमान का भार है वो। अगर अणु भार की बात आएगी इसका मतलब वो एक मोल अणुओं का द्रव्यमान है। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया? एक मोल में अणु कितने होते हैं? अवगाद्रो संख्या के बराबर। अवगाद्रो संख्या अपनी क्या है? Na। अवगाद्रो संख्या कितनी है अपनी? Na। इसका मतलब क्या हुआ? Na परमाणुओं का द्रव्यमान अपना कितना है? अणु भार के द्रव्यमान के बराबर है, कैपिटल M A के बराबर। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? M अपॉन N A के इक्वल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो ये आपका एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया है। तो इस स्मॉल m की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ रख दिया है। इसलिए आपकी डेंसिटी क्या आ गई? Ma इंटू स्मॉल n अपॉन Na इंटू V, जहाँ पे Na आपका क्या चीज़ है? अवगाद्रो संख्या है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एक क्रिस्टल का
घनत्व मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है अपनी क्रिस्टल निकाय व ब्रेवियस जालक। अब क्रिस्टल निकाय मतलब क्रिस्टल हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। परमाणुओं का जो विन्यास है, अरेंजमेंट है, उसी को हमने क्रिस्टल कहा था। अब वो क्रिस्टल है या परमाणुओं का हम अरेंजमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम क्रिस्टल निकाय कहते हैं या ब्रेवियर जालक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविम। एक समतल में हम परमाणुओं को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इस क्रिस्टल निकाय को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। जैसे एक द्विविम में या फिर एक समतल के अंदर किसी जालक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो सदिशों की ज़रूरत पड़ेगी। एक समतल के अंदर सदिश ए और सदिश बी। अगर इन दोनों सदिशों के बीच अगर कोण को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच में कोण के परिमाण के आधार पर द्विविम में 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं और 5 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहले कौन सा है आपका वर्ग। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कोष्टिका की जो अक्ष हैं वो दोनों बराबर होंगी, a = b होगा। इसका मतलब अक्ष दिशा में भी कण की पुनरावृत्ति a दूरी पे होगी और y दिशा में भी कण की पुनरावृत्ति है वो कितने पे होगी, a दूरी पे होगी। अगर वो दोनों एक्सिस हमारी क्या हैं, लंबवत हैं, क्या हैं, लंबवत हैं, तो ऐसा क्रिस्टल हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और इन दोनों के मध्य कोण फाई कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जालक अपना क्या कहलाएगा, वर्ग जालक कहलाएगा। दूसरा निकाय है अपना आयत निकाय। अब इसमें देखो जालकों की संख्या, ब्रेवियस जालक हैं वो कितने आएंगे इस वर्ग के अंदर, एक आएगा प्रीमिटिव। इसका मतलब वर्ग के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, एटम रखे हैं। प्रीमिटिव का मतलब अभाज्य। अभाज्य में मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा और हमेशा जो अपना निकाय है उसके कॉर्नर पे ही परमाणु पाया जाएगा। दूसरा अपना आता है आयत। आयत में देखो इसमें 2 प्रकार लिखे हैं, एक तो प्रीमिटिव और एक सेंटर्ड। जालकों की संख्या आयत में कितनी है, 2 है, प्रीमिटिव और सेंटर्ड। प्रीमिटिव का मतलब है इसमें आयत के सिर्फ कॉर्नर पे परमाणु मिलेगा। सेंटर्ड का मतलब है आयत के कॉर्नर के अलावा उस आयत के सेंटर पे भी हमें क्या मिलेगा, एक परमाणु मिलेगा। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, आयत निकाय कहते हैं। और जो इसमें 2 प्रकार के ब्रेवियस जालक पाए जाएंगे। अब आयत की प्रॉपर्टी आपको पता है, आयत के अंदर ए और बी दोनों बराबर नहीं होते हैं, कोण अभी भी उन दोनों के मध्य क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तीसरा है निकाय अपना षटफलकीय निकाय है। षटफलकीय निकाय में होगा क्या, इसमें ए और बी दोनों बराबर हैं लेकिन कोण क्या है, 90 डिग्री नहीं है। कोण कितना है, 120 डिग्री का कोण है। तो ये क्या कहलाएगा, अपना षटफलकीय निकाय कहलाएगा। अंतिम है अपना तिरछा या ओब्लिक। वो षटफलकीय, वो भी क्या है, प्रीमिटिव। इसका मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम पाए जाएंगे। अंतिम है अपना तिरछा। तिरछा मतलब ओब्लिक, जिसमें ना तो ए और बी बराबर है, ना ही उनके मध्य कोण 90 डिग्री है। तो ऐसे लैटिस को हम क्या कहेंगे, तिरछा कहेंगे। इस प्रकार आपने देखा 2 डायमेंशन में 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय हैं, वर्ग, आयत, षटफलकीय और तिरछा। अब ब्रेवियस जालक कितने प्रकार के हैं, वो 5 प्रकार के हैं। वर्ग में 1 प्रकार का, आयत में 2 प्रकार का, षटफलकीय में 1 प्रकार का और तिरछे में 1 प्रकार का। कोष्टिका की अक्ष के बारे में हमने देखा, वर्ग में क्या था, a = b था, आयत में a ≠ b था, षटफलकीय में a = b है और तिरछे में a ≠ b है। कोण हमने देखे, वर्ग में कोण फाई 90 डिग्री है ए और बी के मध्य, आयत में कोण 90 डिग्री है, लेकिन षटफलकीय में कोण कितना है, 120 डिग्री है और तिरछे में कोण है वो 90 डिग्री नहीं है। तो इस प्रकार द्विविम में 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं और 5 प्रकार के ब्रेवियस जालक होते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिविम में क्रिस्टल संरचना और ब्रेवियस जालक। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, द्विविम में हमें क्या ज़रूरत पड़ी, 2
मूलभूत सदिशों की ज़रूरत पड़ी है और उनके मध्य एक कोण। लेकिन त्रिविम में आप देखते हो आपको 3 मूलभूत या आधार सदिशों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स दिशा में ए वेक्टर, वाई दिशा में बी वेक्टर और जेड दिशा में सी वेक्टर। अब इनके मध्य कोण कैसे हैं, इन कोणों की प्रकृति या कोणों के परिमाण और ए बी सी के परिमाण के आधार पर त्रिविम में 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं और 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय और 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो ये लैटिस हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है। इस डायग्राम में ये आपका क्रिस्टल है जिसमें ये आपकी एक्स दिशा है, ये आपकी वाई दिशा है, ये आपकी जेड दिशा है। एक्स दिशा में मूलभूत सदिश है वो ए वेक्टर है, वाई दिशा में बी वेक्टर है और जेड दिशा में आपका सी वेक्टर है। अब देखो एक्स और वाई, कौन सा एक्स और वाई, इन दोनों के मध्य कोण है वो अपना क्या है, गामा है। वाई और जेड के मध्य कोण है वो अपना अल्फ़ा है। एक्स और जेड के मध्य जो कोण है वो अपना क्या है, बीटा है। अब अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान, ए बी सी का मान, इनके आधार पर त्रिविम में क्रिस्टल की हम बात करेंगे तो क्रिस्टल निकाय होंगे हमारे 7। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे, सबसे पहला होगा घनीय क्यूबिक, दूसरा हमारा होगा द्विसमलंबाक्स टेट्रागोनल, तीसरा हमारा होगा विषमलंबाक्स ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हमारा होगा त्रिसमन्ताक्स रोम्बोहेड्रल, पांचवा हमारा होगा षटकोणीय हेक्सागोनल, छठा हमारा होगा एकंताक्स मोनोक्लिनिक और सातवां हमारा होगा त्रिंताक्स ट्राई क्लिनिक। अब ये कैसे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा है घनीय। आपको स्क्रीन पे ध्यान रखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनते रहना है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैं कहता हूँ आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें ज़्यादातर क्या है, कंसेप्ट हैं। अगर आपने एक भी चीज़ सुनने से मिस कर दी तो आप कंसेप्ट को मिस कर जाओगे और आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो सबसे पहला है हमारा घनीय क्रिस्टल। एक घन आपको पता है कैसा होता है, एक घन है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों एक्सिस हैं घन की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, a b और c। और घन में आपको ये भी पता है कि a b c तो बराबर हैं और तीनों क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इसका मतलब इस घन की प्रॉपर्टी क्या होगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा लेटिस है, ऐसा जालक है, क्रिस्टल निकाय है, तो उसको हम क्या कहेंगे, घनीय क्रिस्टल निकाय। अब इस घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस होते हैं जिनका हम आगे चल के डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखते रहो। सबसे पहला जो डायग्राम मैंने बना रखा है, सबसे पहला डायग्राम ये जो आप देख रहे हो, इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ घन के कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं। एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक 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 यहाँ है और एक यहाँ पे है। ऐसे करके इसके 8 कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है। तो टोटल एटम कितने हुए इसमें, क्योंकि एक परमाणु है उसका 1/8 हिस्सा ही इस घन के अंदर आ रहा है, तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 होगी। इसीलिए इसको मैंने क्या कहा है, प्रीमिटिव कहा है। तो घनीय जालक में सबसे पहली कौन सी है, अभाज्य है। दूसरी कौन सी है, अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित में क्या होगा,
इसके प्रत्येक कॉर्नर पे यहाँ 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 पे एटम रखे हुए हैं। आठों कॉर्नर पे परमाणु रखा हुआ है, लेकिन एक परमाणु इसके केंद्र पे भी रखा हुआ है। जैसे एक कमरे के बारे में आप सपोज कर सकते हो, कमरे के सेंटर में आपने एक परमाणु रख दिया है और बाकी परमाणु उसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं। अब इसमें देखो जालक बिंदुओं की संख्या कॉर्नर की वजह से तो एक है, वे प्रत्येक कॉर्नर का 1/8 हिस्सा इस कॉर्नर इसमें आ रहा है, इसलिए कॉर्नर की वजह से एक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा लेटिस पॉइंट अपन ने कहाँ रख दिया है, इसके सेंटर पे भी रख दिया है, इसलिए इसमें प्रभावी लेटिस पॉइंट की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है, जो क्या है, 1 से ज़्यादा है। इसलिए इसको हम अभाज्य कोष्टिका नहीं कह सकते हैं। ये क्या है, एकक कोष्टिका हो सकती है। क्या हो सकती है, एकक कोष्टिका हो सकती है, लेकिन अभाज्य कोष्टिका नहीं हो सकती है। तीसरा जो है वो है अपना FCC, फलक केंद्रित। इस फलक केंद्रित स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो परमाणु हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, आठों कॉर्नर पे। इसके अलावा इस घन की 6 सरफेस हैं, उन प्रत्येक सरफेस पे भी क्या मिलेगा, आपको एक एक एटम मिलेगा। तो ऐसी संरचना आपकी क्या कहलाएगी, फलक केंद्रित घनीय संरचना कहलाएगी। इस प्रकार हमने देखा है घनीय जालक, जिसके अंदर क्या था, A = B = C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। और इसके 3 ब्रेवियस जालक हैं, अभाज्य, बॉडी सेंटर्ड और FCC। अभाज्य को इन जनरल आपको सरल घनीय लिखा हुआ भी मिल जाएगा कभी कभार। अब बढ़ते हैं अपन आगे। दूसरा है अपना द्विसमलंबाक्स। स्क्रीन पे आपको ध्यान रखना है और कान आपके ओपन रखने हैं, उनसे आपको सुनते रहना है। द्विसमलंबाक्स क्रिस्टल के अंदर देखो, इसका नाम है द्विसमलंबाक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द्विसमलंबाक्स क्रिस्टल का मतलब हुआ अपना कि द्विसम मतलब 2 भुजाएं समान हैं, लंब अक्ष इसका मतलब इसकी अक्षें क्या हैं, लंबवत हैं। इसका मतलब द्विसमलंबाक्स में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, लेकिन A = B बट नॉट C। अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो उस क्रिस्टल निकाय को हम क्या कहेंगे, द्विसमलंबाक्स कहेंगे। अब इस क्रिस्टल निकाय में हम देख लेते हैं कितने ब्रेवियस जालक हैं। इस क्रिस्टल निकाय में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी है, 2 है। पहला क्या है, अभाज्य। इसमें आप देख सकते हो 2 भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस, और ये है अपनी जेड एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो दूरियां हैं वो बराबर हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये क्या है, आपकी सी है, वो बड़ी है। तो ऐसा जो लेटिस है, क्रिस्टल निकाय है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विसमलंबाक्स कहेंगे। और तीनों लंबवत हैं। इसका ये कोण और ये कोण, तीनों क्या हैं, लंबवत हैं। लेकिन क्या इसको हम अभाज्य कोष्टिका कहेंगे या एकक कोष्टिका कहेंगे। अब देखो, अगर इसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी अभाज्य कोष्टिका। अगर कॉर्नर के अलावा एक इसके सेंटर पे भी रखी हुई है, देखो इसमें कॉर्नर है, कॉर्नर के अलावा एक देखो ये एक्स्ट्रा एटम है, वो कहाँ रखा हुआ है, इस बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। तो इस प्रकार आपने देखा द्विसमलंबाक्स में 2 प्रकार के ब्रेवियस जालक हैं। तीसरा देखते हैं हम विषमलंबाक्स। इसका भी नाम आपको क्लियर बता रहा है, विषमलंबाक्स के अंदर विषम, इसका मतलब कुछ भी समान नहीं है। तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग होंगी, A ≠ B ≠ C। लेकिन आगे देखो इसमें लिखा हुआ है लंब अक्ष, इसका मतलब अक्षें इसकी अभी भी क्या हैं, लंबवत हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये अगर इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाली दूरी A है, ये दूरी B है, और ये क्या है, इसका C। तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन तीनों लंबवत हैं। क्या हैं, लंबवत हैं। तो ये लेटिस अपना क्या कहलाएगा,
विषम लंबाक्स क्रिस्टल निकाय कहलाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास 4 प्रकार के ब्रेवियस जालक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला अपना प्रीमिटिव, कौन सा होता है? प्रीमिटिव, जिसको हम कहते हैं अभाज्य। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसके प्रत्येक कॉर्नर पे आपको एक एटम मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो इसके प्रत्येक कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कहीं भी एटम नहीं है। तो ये जो संरचना है वो अपनी क्या होगी? प्रीमिटिव। दूसरा आधार केंद्रित। आधार केंद्रित में क्या होगा? कॉर्नर के अलावा एक एक एटम आपको इसके एक तो टॉप सरफेस पे मिलेगा और एक बॉटम सरफेस पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसको हम प्रीमिटिव कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्नर के अलावा एक एक एटम इसके फेसों पे भी रखे हुए हैं। उन फेस की वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेटिस पॉइंट आ गया है। इसका मतलब जालक बिंदु अब एक से ज़्यादा हो गए हैं। तीसरा हमारा है इन सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड। इसके अंदर क्या है? कॉर्नर के अलावा एक एटम आपका बॉडी के सेंटर्ड पे भी रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इन सेंटर। और अंतिम हमारा है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा? अपना कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी क्या रखा हुआ है? एक एक परमाणु रखा हुआ है। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर में, फ्रंट वाली फेस के सेंटर पे, बैक वाली फेस के सेंटर पे, और ये लेफ़्ट वाली फेस के सेंटर पे, और ये बॉटम वाली फेस के सेंटर पे एक एक एटम रखे हुए हैं। तो ये संरचना हमारी क्या कहलाएगी? FCC फेस सेंटर्ड विषम लंबाक्स क्रिस्टल। इस प्रकार आपने देखा कि विषम लंबाक्स क्रिस्टल के अंदर 4 प्रकार के ब्रेवियस जालक हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिंपल क्यूबिक में या क्यूबिक क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार के ब्रेवियस जालक थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर हमने देखा द्विसमलंबाक्स, जिसमें 2 भुजाएं समान थी, कोण अभी भी क्या थे? 90 डिग्री थे। उसमें आपको मिले थे 2 प्रकार के ब्रेवियस जालक। एक तो अभाज्य था जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे थे, और दूसरा था इन सेंटर्ड जो बॉडी के सेंटर पे रखा था। तीसरा हमने देखा है विषम लंबाक्स, जिसमें आप क्या देख रहे हो? तीनों भुजाएं इक्वल नहीं है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेकिन कोण अभी भी क्या है? 90 डिग्री है। इसमें 4 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रीमिटिव, आधार केंद्रित, इन सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बाकी जो हैं क्रिस्टल निकाय बच गए हमारे पास 4, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इसमें जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा कंसेप्चुअल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, और एक बनेंगे भी क्वेश्चन। एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उस असाइनमेंट में इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।